गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन एंथोनेट जेआरएफ एकेडमी। सो अब हम जून 2024 का लास्ट सीरीज़ करेंगे, जो अगस्त में पेपर हुआ था, और इसके बाद हम जून का पेपर सॉल्व करेंगे। सो ये लास्ट सेशन है इस पेपर का। आई होप बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और क्वेश्चंस की एनालिसिस को ज़रूर देखें। ये हमारा पार्ट 7 हो जाएगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं म्यूटेटेड ग्रुप का। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है म्यूटेटेड ग्रुप, एक होता है हमारा म्यूटेटेड ग्रुप। ऐसी एनालिसिस आपको बहुत कम ही मिलेगी, तो आप इसे ज़रूर देखें। म्यूटेटेड ग्रुप और एक होता है हमारा मैट्रिलिनियल पजल। मैट्रिलिनियल पजल ये PYQ है और वैसे भी इम्पोर्टेंट है। तो म्यूटेटेड ग्रुप का कॉन्सेप्ट तो हमें पता है कि एडविन अर्डेनर ने दिया था। एडविन अर्डेनर ने दिया था और उनकी वाइफ सेरली अर्डेनर थी उनके साथ, और इसके साथ साथ मैरी डगलस ने भी इस पर काम किया था। मैरी डगलस भी वेरी वेरी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कल्चर थ्योरी ऑफ रिस्क दिया था। तो यहाँ पे हम सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी से थी हैं, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी से थी, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था प्योरिटी एंड डेंजर का। याद आ गया तो बता रही हूँ, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप लोग देख लेना। प्योरिटी एंड डेंजर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये म्यूटेटेड ग्रुप से रिलेटेड थे। मैट्रिलिनियल पजल से जो हमारे रिलेटेड थे वो थे डेविड स्नाइडर। डेविड स्नाइडर हमारे फॉर्मेलिस्ट भी थे। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में इन्होंने वर्क किया था और अमेरिकन किन्सी सिस्टम पे वर्क किया था। अमेरिकन किन्सी सिस्टम पे भी वर्क किया था, और इसी अमेरिकन किन्सी सिस्टम पे इन्होंने वर्क करके मैट्रिलिनियल पजल को फाइंड आउट किया था। और इसके साथ साथ ऑन्ड्रे डी ने वर्क दिया था। तो ये मैट्रिलिनियल पजल का था। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 135 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे पेपर की एनालिसिस देखिए अगर आप नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135। सेरीन रूम containing a large bull mural and clay wool figurine are excavated at Catalhoyuk, Jericho, Jarmo, Sanidar। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है कैटलहुयुक, जेरिको, जार्मो और सैनिडार। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है सैनिडार, और ये एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सैनिडार। हमारी सिलेबस में यूनिट 5 है, सिलेबस में यूनिट 5 है, उसमें मेंशन है यूनिट 5 में, मैं सिलेबस देख के पढ़ा रही हूँ आपको। यूनिट 5 में मेंशन है अर्ली फार्मिंग कल्चर एंड नियोलिथिक नियरेस्ट। जो अर्ली फार्मिंग कल्चर होते हैं, यूनिट 5 में मेंशन है अर्ली फार्मिंग कल्चर, नियोलिस्ट, अर्ली फार्मिंग कल्चर नियर ईस्ट, नियोलिथिक साइट, नियर ईस्ट। नियर ईस्ट कहने का मतलब है कि सेंट्रल ईस्ट में जो है, NEAST, नियर ईस्ट। तो सबसे पहले इसमें कुछ साइट दी गई हैं वो हम देख लेंगे, बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बुल और सेराइन रूम के जो एविडेंस हमें पाए गए थे, बुल और फिगराइन के, वो सैनिदार से पाए गए थे। तो इससे पहले हम देखते हैं जेरिको साइट कहाँ की है। जेरिदो और वैदा साइट हमारी है, जेरिदो और वैदा साइट हमारी पाई जाती है जॉर्डन में पाई जाती है। ये भी नियोलिथिक एग्रीकल्चरल के लिए काफ़ी फेमस है, और यहाँ से एग्रीकल्चरल एविडेंस पाए गए थे क्योंकि जॉर्डन रिवर इसके पास में है। तो उसके बाद हमारा होता है, जेरिको के बाद होता है हमारा कैटलहुयुक। कहाँ की कंट्री है?
किस कंट्री की साइट है? कैटलहुयुक हमारी है टर्की। टर्की की ये न्यूलिथिक साइट है। अर्ली एग्रीकल्चरल एविडेंस यहाँ से पाए गए थे, बहुत फेमस है। जॉर्डन, टर्की। अब आता है हमारा सैनीदार हमारा पाया जाता है इराक में। अभी तक ये पूछा नहीं है इराक में, बस क्रोनोलॉजी पूछता है। अगर आपको कंट्री नहीं पता होगी तो आप क्रोनोलॉजी नहीं कर पाओगे। फिर लास्ट में हमारा आता है जारमो भी इराक में है, लेकिन इसकी सिचुएशंस ईस्ट में होती है। इराक ईस्ट में होती है। अब जो क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम्ड हुए हैं अर्लियर एग्जाम्स में, वो ये हैं कि जॉर्डन जो है, जॉर्डन इस पे काम किया था। जॉर्डन यानी जेरिको और बेरिधा पे काम किया था कैथलीन कैन्योन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैथलीन कैन्योन ने काम किया था। और टर्की की जो कैटलहुयुक साइट है, कैटलहुयुक साइट पे तो किसी का स्पेसिफिक नेम नहीं है, लेकिन जारमो साइट है उस पर रॉबर्ट जारमो, इराक की साइट है, उस पर रॉबर्ट ब्रेडहुड ने काम किया था। रॉबर्ट ब्रेडवुड ने काम किया था। इसे ब्रेडवुड एक्सपेडिशन भी बोला जाता है, 1955 का है। इसके साथ हेलिबिक भी थे इस एक्सपेडिशन में। उसके बाद आता है हमारा पहले ही आएगा जारमो, फिर इराक का आता है सैनीदार पे जो काम किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनीदार पे ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सैनीदार पे जो काम किया था जे मलाड ने किया था। सैनीदार पे काम जे मलाड ने। और उसके साथ साथ जो रिसेंट वर्क किया गया है, जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो है इवान होडर बहुत फेमस है, जो प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है। तो इन लोगों ने इस पे वर्क किया था। जब इसका हम अरेंजमेंट देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट, तो सबसे पहले देखिए ये मेडिटेरियन सी होता है, ये हमारा फर्टाइल क्रिसेंट होता है, वेस्ट एशिया का फर्टाइल क्रिसेंट होता है। यहाँ पे आता है हमारा जॉर्डन रिवर के आसपास, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी है, तो यहाँ पे हमारा आता है बैधा और जेरिको। उसके बाद हमारी टर्की की साइड आती है कैटलहुयुक आती है। कैटलहुयुक के बाद हमारी आती है सानीदार हमारी इराक की साइड है। सानीदार के बाद आता है हमारा जारमो, जिसमें जारमो एक्सपेडिशन हुआ था ब्रेडवुड के द्वारा। सो ये अरेंजमेंट हो जाएगा हमारा वेस्ट टू ईस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4. Let's move on the next question. Concept of the genetic drift was originally given by Hardy Weinberg, Falconer, Sewall Wright, Hugo de Vries. So करेक्ट, हम सबको पता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट सीवॉल राइट ने दिया था। कब दिया था? 1929 में। सबसे पहले जो जेनेटिक ड्रिफ्ट को फॉर्मुलेट किया गया था एज मतलब रैंडम चेंज बोला गया था। रैंडम चेंज इन इवोल्यूशंस, यानी किसी स्पीसीज में जब रैंडम चेंज होता है इवोल्यूशंस में, तो सबसे पहले उसको रैंडम चेंज बोला गया था। और इसका मैथमेटिकल टर्म सीवॉल राइट ने 1929 में इसको क्लासिफाइड किया था। और उन्होंने कहा था जो जेनेटिक ड्रिफ्ट्स होते हैं वो बेसिकली रैंडम ड्रिफ्ट होते हैं। रैंडम ड्रिफ्ट में या तो स्टेडी ड्रिफ्ट होता है एंड रैंडम ड्रिफ्ट होता है। स्टेडी ड्रिफ्ट होगा या फिर रैंडम ड्रिफ्ट होगा। रैंडम ड्रिफ्ट जो होता है वो बेसिकली सिलेक्शन होता है। और जो स्टेडी ड्रिफ्ट जो होता है सिलेक्शन होता है, और रैंडम ड्रिफ्ट जो होता है वो सैम्पलिंग एरर होता है। सैम्पलिंग एरर। सो सीवॉल राइट का ये वर्क था, तो करेक्ट ऑप्शन इज हो जाएगा 3. एंड सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Vulnerability of the PVTZ, particular vulnerable tribal groups, is the mainly because of encroachment into their command area. PVTZ की vulnerabilities क्यों हैं? Negative consequences of contact with other community, mainly
decline of the populations and lack of the illiteracy and identity crisis. So correct option is हो जाएगा encroachment into their command area. It's not a main vulnerable reason. Negative consequences of the contact with other community. जो अदर कम्युनिटी पे निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अदर कम्युनिटी का निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होता है, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. डिक्लाइन पॉपुलेशन डिक्लाइनेशंस भी इसीलिए इनको पिवट डिजीज ग्रुप में रखा जाता है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी एंड सी. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैनुबियम रिफर टू. कैनुबियम क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइब एंड पीसेंट, रिलेशनशिप बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया, relationship between community and communitas, relationship between wife giving and wife taking group. So correct option is 4. Let's move on the next question. Hardy. For the Hardy-Weinberg law, the operate which is the following condition must be met. Basically ये कह रहा है कि जो कंडीशंस होती है हार्डी वेनबर्ग लॉ को जो फॉलो करती हैं उसके बारे में बताना है. पॉपुलेशन साइज शुड नॉट बी मोर देन 10,000. ये तो वैसे भी गलत हो गया क्योंकि इनमें बोला गया है, इनके एक्ट में बोला गया है, सॉरी एक्ट बोल रही हूँ, इनके रूल में बोला गया है कि जो पॉपुलेशंस होती है वो इंडेफिनिट लार्ज होगी या इंडेफिनिट पॉपुलेशन होगी, इंडेफिनिट पॉपुलेशंस होगी. सो ये ऑप्शन ए अगर गलत हो गया तो एक और एलिमिनेट कर देंगे. मीटिंग शुड बी रैंडम. मीटिंग रैंडम होती है जिसको हम पेनमिक्शिया मीटिंग बोलते हैं. पेनमिक्शिया मीटिंग. रैंडम मीटिंग इज कॉल्ड पेनमिक्शिया मीटिंग. पेनमिक्सिया PNMXIA पेनमिक्सिया मीटिंग. तो रैंडम मीटिंग शुड बी रैंडम. अब एक चीज़ है बी ऑप्शंस करेक्ट है, सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी. एक बार और अदर ऑप्शंस देख देते हैं. नो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटिंग. हाँ, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटिंग नहीं होना चाहिए. जीन फ्लो शुड बी हाई. जीन फ्लो तो होना ही नहीं चाहिए. सो वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन डी. लेट्स सी द व्हाट द कंडीशंस एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चंस. यहाँ पे देखते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के रूल्स क्या होते हैं. ये कंडीशंस बोलेंगे. कंडीशंस क्या होती हैं? फर्स्ट कंडीशंस होती है इसकी पॉपुलेशन शुड बी लार्ज. पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए या फिर इंडेफिनिट होनी चाहिए. ऐसा नहीं है 10,000 या 20,000, कुछ इंडेफिनिट होनी चाहिए. सेकंड जो होता है पेनमिक्शिया मीटिंग होनी चाहिए. पेनमिक्शिया जिसको रैंडम मीटिंग बोलते हैं, पेनमिक्शिया मीटिंग होनी चाहिए. पेनमिक्शिया मीटिंग पैटर्न होना चाहिए. इक्वल फ्रिक्वेंसीज होनी चाहिए सेक्स की. इक्वल फ्रिक्वेंसीज होनी चाहिए. इक्वल फ्रिक्वेंसीज ऑफ द सेक्स होनी चाहिए. उसके बाद जनरेशन्स नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए. ठीक है. कोई इवोल्यूशनरी फोर्स नहीं होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए. एब्सेंट ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्स. एब्सेंट ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्स. एब्सेंट ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस. एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी फोर्सेस में हमारे बहुत सारे फोर्स आ जाएंगे जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, आउटब्रीडिंग, इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग, इनब्रीडिंग और नॉन रैंडम मैटिंग. नॉन रैंडम मैटिंग क्यों रखा गया है कि नॉन रैंडम मैटिंग के ये पार्ट होते हैं आउटब्रीडिंग और इनब्रीडिंग. और असर्टिव मैटिंग ये भी नहीं होना चाहिए. ये सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए? एब्सेंट होने चाहिए. एंड ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होना चाहिए. ऑर्गेनिज्म मस्ट बी डिप्लॉयड. जनरेशन नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए. और इसमें भी बहुत सारे फोर्स है जैसे कि हाई चेकिंग होनी चाहिए. हाई चेकिंग एब्सेंट होने. सो दिस इज द कंडीशंस हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मस्ट बी फॉलो. अगर ये नहीं फॉलो करता है तो उसमें डेविएशंस क्रिएट हो जाते हैं. सो नेक्स्ट ऑप्शन इज वी हैव टू मैच लिस्ट 1 to list 2. W.C. Boyd, Theodosius Davorzonsky, Hirschfeld and Hirschfeld,
एंड स्टैनले जो उलिजेंस के थे, इन्होंने ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन पैटर्न की स्टडी की थी। एंड हर्सफील्ड हमें बहुत अच्छे से पता है 1925 के आसपास इन्होंने जो जेनेटिक मॉडल था, जेनेटिक मॉडल ऑफ ह्यूमन क्लासिफिकेशन, उस पर वर्क किया था। एंड प्रोसेस ऑफ द यूज ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप द रेशियल क्राइटेरिया सो वी कैन मैच जेनेटिक डेफिनेशन ऑफ रेस, दवजस्की ने कहा था। एंड नॉन एडेप्टिव क्राइटेरिया इन रेशियल क्लासिफिकेशन, ये बॉयर्ड ने दिया था, नॉन एडेप्टिव क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट का 4, करेक्ट ऑप्शन इज 4। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम जून 2024 का यूजीसी नेट एंथ्रोपोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आने वाले इस सीरीज़ में हम अपकमिंग 15 to 20 डेज़ के लिए एक 2025 दिसंबर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए एक एनालिसिस वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो दिसंबर वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।